जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। द ट्रम्प इफेक्ट। कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया स्पाइरल रीबाउंड में जा रही है। वेलकम टू न्यूज़aholic मंजरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है। तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ट्रम्प ने वेनेजुएला में प्रवेश किया, मादुरो को उठा ले गए। वेनेजुएला ने अपने बच्चे बच्चे को, बच्चे बच्चे एक मेटाफर है, बंदूकें बांट दी और सब अपने देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए। वो काम जो मादुरो नहीं कर पाए, वो काम ट्रंप ने कर दिया। स्पाइरल रिबाउंड। अब उन्होंने ग्रीनलैंड पे अपनी कुदृष्टि या दृष्टि गड़ा दी है। नेचुरली ये इफेक्ट डेनमार्क और ग्रीनलैंड में भी होगा। वो अपने संप्रभुता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। वो दिन गए जब हम ये सोचते थे कि हम अमेरिका का पार्ट बन जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थैंक्स टू सोशल मीडिया हर एक को ये पता है कि सूडान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ और अभी वेनेजुएला में क्या हो रहा है। उनको रिसोर्सेस से मतलब है, वहां के लोगों की क्या दुर्दशा होती है इससे किसी को मतलब नहीं है। और जो लोग हैं वहां के, वो अपनी दुर्दशा कराना क्यों पसंद करेंगे? जस्ट इसलिए कि वो एक अमेरिका का पार्ट हो गए, अमेरिका का वासल हो गए। ये जो ये हिप्नोटिज्म थी, ये जो हीरो वर्शिपिंग थी, वो खत्म हो गई है। ओके। तो अब क्या हो रहा है? ट्रंप ने इस तरीके से किया, विश्व की मदरों को उठाया, विश्व के सभी लीडर्स अपनी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए कि अगर हमने किसी भी तरीके से जाने या अनजाने ट्रंप को नाराज किया, बेसिकली अमेरिकन डीप स्टेट को नाराज किया, तो अमेरिका हमें इन्वेट कर लेगा। पहले वो कंट्री को सरेंडर करा करके लीडर तक आता, तब तो सीधे लीडर को स्काई लिफ्ट कर लिया जाएगा। ऐसी फ्री राइड कोई नहीं चाहता। तो अब क्या है, ये हम दे चुके हैं न्यूज़ कि अफ्रीका में ब्रिक्स नेशंस की एक्सरसाइज हो रही है। सारे वेसल्स वहां पर इकट्ठा हुए हैं और भारत को छोड़ करके रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, सब मिलकर के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और इस तरह के एक्सरसाइजेस घोषित अघोषित रूप से बहुत जगह हो रही है। बहुत सारे देश अपने यहाँ ड्रिल्स करा रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा तैयार कर रहे हैं कि अनफोर्सीन सिचुएशन में जो विदेशी आक्रमण है वो अपना मतलब जिसे कहना चाहिए ना, 100% रास्ता उनको ना मिले, उनको रेजिस्टेंस मिले, उनको मुकाबला करना पड़े, ये लड़ाई उनके लिए लंबी हो जाए, खर्चीली हो जाए, उनको उसमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़े, जिससे उनका एक मनोबल है वो टूट जाए। यही तो पैटर्न था भारत का, जिसको ये कहते थे भारत एक नहीं है वगैरह वगैरह। हर गांव, हर चप्पा, हर कस्बा, हर शहर अपने लिए लड़ता था। यस। जिस चीज को आप आज तक नकारते रहे और अपना एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स के सामने, एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के सामने आपने अपने सारे डिफेंस सिस्टम को सरेंडर कर दिया। वो विलेज डिफेंस कमेटी या गांव सुरक्षा दल, ये सारी चीजें वापस आने का जमाना आ गया है। क्यों? देखिए, इंडियन आर्मी जिस तरीके से लड़ती है, इसकी जासूसी कराई जा चुकी है, सकती है। आप ज्वाइंट ड्रिल्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके ऊपर सैटेलाइट वगैरह से नजर रखी जा सकती है। आपकी कैपेबिलिटी काफी हद तक आपके शत्रु को पता होती है। आपके मैनोवर्स, आपकी एक्सरसाइज, आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन, वो उनको पता होती है काफी हद तक। क्यों? हमारे इंडियन आर्मी आज भी वो थोड़ा सा रॉयल ब्रिटिश आर्मी टाइप का 1-2% लेकर के चल रही है। तो कुछ चीजें खुली हैं, कुछ उन्हीं से बनी है, जरा सी मोल्ड हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही में जो हमारी भैरव फोर्स है, उसकी हम बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्यों? उसमें काफी हद तक इंडिजिनस टच है और वो उसकी वर्किंग लोगों को पता नहीं है। बट यहाँ पर आ जाते हैं वापस। अगर ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड हो, तब आपको ये नहीं पता इस गांव में हमसे भाले से लड़े, अगले गांव में हमसे तलवार से लड़ सकते हैं, तीरों से लड़ सकते हैं, ट्रैप इकट्ठा कर सकते हैं। ये गांव सामने आके लड़ा है, वो गांव जो है छुप छद्म युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक गोरिल्ला वॉरफेयर का समय वापस आ रहा है एंड ये गोरिल्ला वॉरफेयर ऑर्गेनाइज टूल से नहीं होगा। अब ऐसे में आप एक ताराबाई थी, शिवाजी की बहू।
उन्होंने औरंगज़ेब की 64,000 की आर्मी में केवल 16,000 बचे थे। 3/4 आर्मी उन्होंने बड़ी समझदारी से डुबो के मार दी थी। हाँ जी, तब भी डैम होते थे। उन्होंने इस तरीके का कैंप बनाया कि औरंगज़ेब को लगा कि ये तो मूर्ख लड़की है और नदी पार करेंगे और हम जो है इसको काबू पा लेंगे। नदी जब उन्होंने पार की उस समय जो है बाढ़ आ गई। जी, आपको ये बताया जाता बाढ़ आ गई, लेकिन कहीं तो बाढ़ थोड़ी गई होगी ना, कोई डैम वगैरह जैसी चीज़ जिससे एकदम से बाढ़ आ गई और काफ़ी इतनी बुरी तरह से बाढ़ आई थी कि उसकी आधी सेना बह गई। फिर कुछ चढ़ते समय उन्होंने जो है अपने पत्थर-वत्थर फेंक करके मार डाले और बाकी 16,000 जब बचे हुए थे, उन्होंने भागने में भलाई समझी। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल टूट चुका था, उन्होंने बहुत तबाही देख ली थी। ये उन्होंने काम किया लोकल पॉपुलेशन से, लोकल टेरेन का फ़ायदा उठा कर के। तो जब आप किसी बैटलफ़ील्ड में उतरते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज़्ड होती हैं। बट अगर आप उनको अपने बैटलफ़ील्ड में ला कर के उलझा के मारते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ एलिमेंट होती है और ये सरप्राइज़ एलिमेंट आपको जीतने में बहुत मदद करता है। जैसे आए मादुरो को उठा ले गए सीधे, ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, दुनिया ने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो सरप्राइज़ एलिमेंट युद्धों में बहुत सारी जीत दिलाता है। अब सरप्राइज़ एलिमेंट इन लोगों के लिए क्या आ रहा है, अलग-अलग तरह के हथियार, अलग-अलग तरह की चीज़ें जो है लोकल्स में बाँटी जा रही है। अग्निवीर याद है? यस, ये उसी का पहला चरण था। क्यों? क्योंकि नेचुरली हम लोगों से ज़्यादा इन्फो मोदी जी के पास होती है, वो दूर तक देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके लिए जो करणीय है, वो हाथ में ले सकते हैं। अब अग्निवीरों को उन्होंने आईएएस वगैरह सब जगह पर जगह दे देनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक आदमी जिसने बच्चा बल्कि कहना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ भी हैं, जिसने लोहा लेना सीखा है, जिसने लड़ना सीखा है, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, वो आपके सिक्कों के सामने नहीं झुकेगा, ठीक है? उसका बल अलग लेवल पे जाएगा और ये समय आ रहा है। अब क्या है, अब राष्ट्रीय लोगों की राष्ट्रीयता के स्तर पर जाते हैं। राष्ट्र इस चीज़ के लिए कोशिश करते जा रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल बदले, हम अमेरिका की हेजेमनी से बाहर आएँ। अमेरिका को देख कर के यूरोप भी उसी ट्यून में हो रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया, ट्रम्प ने क्या किया, नेटो को तोड़ दिया। अब अटलांटिक नेटो बन रहा है, जिसमें अमेरिका माइनस जो बाकी देश हैं वो सब हैं। तो अब कोशिश करते जा रहे हैं कि अमेरिका की चालों का जवाब दें, लेकिन पहली बार ट्रम्प ने बड़ी स्किलफुली जो व्हाइट स्किन वर्ल्ड है, उसमें एक फिशर डाल दिया है। ब्रेक्सिट को हुए ज़माना हो गया, वो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, जिसमें आप जो है, जो यूनिटी थी, प्लेटफ़ॉर्म था व्हाइट स्किन वर्ल्ड का, वो टूटना शुरू हो गया, अमेरिका अलग आ गया। उसने यूरोप को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। यूरोप अब यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है कि उनके लोग जो है लड़ाई जॉइन नहीं करना चाहते, बेकार की मतलब किसी एक कंपनी के को हथियार बेच के फ़ायदा होगा, उसके लिए मैं अपना बेटा क्यों दूँ? ये जनरल सेंटिमेंट यूरोपियंस के बीच में चल रहा है एंड वो चीज़ आगे जाएगी। अब इनके लिए ये जो वॉर प्लान कर रहे हैं उसके वो शिफ्ट हुई, वो रोबोटिक म्यूल्स लेज़र गन्स और इन सब चीज़ों के ऊपर चिप वॉर और इस सब पे जा रही है। इसके साथ-साथ ये आपस में भी इनकी लड़ाई आ रही है, ग्रीनलैंड लेने जाएँगे तो किस तरीके से उनको दिक्कत आएगी। अब अगर आपको अपनी धरती बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो जो आपने परोक्ष ये कह लीजिए कि कॉलोनाइज़ेशन कर रखा है देशों का, जैसे नाइजर, बुर्किना फासो, माले इसके ऊपर फ्रेंच था, न्यू कैलेडोनिया पे फ्रेंच था, कहीं स्पेनिश है, कहीं कुछ है। तो अब क्या है आप मेन टेरिटरी पे आपका फ़ोकस आया मेनलैंड पे, तो वहाँ जो किसी और देश की संपदा पे आपने अपना अधिकार कर रखा था, वहाँ पे आपकी पकड़ थोड़ी कम होगी और वहाँ पर फिर क्या होगा रिज़रेक्शन होगा लोकल्स का। तो ये ज़माना जो आ रहा है वो लोकल प्राइड का आ रहा है। लोग अपने ऊपर विदेशी पहले तो ये आकर के बड़ी शान से बताते थे देखो हम सिविलाइज़्ड हैं और तुम नहीं हो तो हमें मौका दो हम तुम्हें सिखाएँगे, राइट? वो समय चला गया।
अब वो समय ये आ रहा है कि हम जैसे भी हैं, ठीक है, आप अपना देश देखिए, हम अपना देखते हैं। ऐसे में उनको एक फाइट में उलझा दिया गया है, जो उनके यहाँ अपने घर में चल रही है, अपने यूरोप में चल रही है, उनके अपने नेशन में चल रही है। माइग्रेंट्स है एक तो, और दूसरा जो है उनकी कलेक्टिव एम्बिशंस हैं, जिसमें उन सब नेताओं को चुनाव जीतना है, और उनके लॉबिस्ट उन्हें तरह-तरह की उल्टी-सीधी कॉम्प्रोमाइज़ करने में मजबूर कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप जाने दें लोकल इंटरेस्ट को और हमारे इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखें। उसके लिए ये अ, लोगों से के विरोध के बावजूद ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जनता भड़क जाती है। तो नेताओं के लिए भी थैंक्स टू सोशल मीडिया पे एक दिक्कत आती जा रही है कि किस तरीके से वो लोकल पॉपुलेशन और अपने फंडर्स को बैलेंस करें। और ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी कॉलोनीज़ में भी आ रही है। वहाँ पर अगर ये अत्याचार करते हैं तो फिर लोकल पॉपुलेशन के पास इनके अ, कुकर्म पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो अब जो जो कॉलोनीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लोकली इमिग्रेंट्स वग़ैरह इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इनका इनके फंडर्स से आ रहा है, और चौथा, भई फंडर होने का क्या फ़ायदा अगर पब्लिक वोट ना दे? यस। तो सब तरफ से एक किओस्क, ये जो मतलब कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, वो इनके यहाँ हो रहा है। और विश्व धीरे-धीरे अब साउथ अफ्रीका के एक नेवल बेस पे आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक? साउथ अफ्रीकन यूनियन का ज़माना आता जा रहा है, और काफ़ी सारे देश इस चीज़ को देख भी रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मतलब स्लोली-स्लोली आपने एक मॉडल एक्सरसाइज बताई, जिसके छोटे-छोटे खंड पीछे कई सारे देशों में फॉलो होंगे। साउथ अफ्रीका हैज़ सक्सेसफुली geared up against such invasion as they did in Maduro's case in Venezuela। वहाँ पर तैयारी पूरी हो गई तो एक कॉन्टिनेंट सिक्योर होने लग गया, ठीक? अब वहाँ पर जो काफ़ी सारे, अच्छा इसके साथ क्या हुआ, चप्पे-चप्पे पे डीप स्टेट का एक विरोध होने लग गया। तो ये जो आपको महँगाई की अब नेशनलिज़्म का राइज़ हो गया कि आपको क्या करना है, आपको जो विदेशी हैं उनको रेज़िस्ट करना है। तो इसमें देश की चेतना, देशभक्ति इनका वो ये उभय होता है, मतलब इनका इनकी जागृति होती है। अब जब देशभक्ति की जागृति हो रही है और विदेशियों का रेजिस्टेंस हो रहा है, तो फिर क्या है, वो महँगाई, कास्ट, रिलिजन ये काफ़ी हद तक पीछे छूट जाते हैं। क्यों? अब आपको सबको मिलकर के एकजुट होकर के लड़ना है। अपने देश को बचाना अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये लड़ाई आपके घर तक आएगी, ठीक? यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हुई, अब वो जो जैसे ईरान में करा रहे हैं, सबको मालूम है ये फ़ॉल्स एक क्रिएटेड प्रोटेस्ट है। हाँ, अब प्रोटेस्ट क्रिएटेड ही होते हैं। तो लोग दूसरी तरीके से अपने देश के पक्ष में आते हैं। तो ठीक, क्रिएटेड प्रोटेस्ट का ज़माना फिर धीरे-धीरे चला जाएगा। ईरान में ये हुआ, इन्होंने वीकेंड पे कोशिश की कि लोग आ जाएँ, नहीं आए। तो इनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है, और डीप स्टेट की जो तयशुदा पॉलिसी है, अगर वो अपनी पॉलिसी कुछ नई और पलट के नहीं लाते, तो इनकी पॉलिसीज़ सब जानते हैं, और इनकी पॉलिसीज़ का बहुत तगड़ा विरोध होगा चप्पे-चप्पे पे, हर देश में छोटे या बड़े। दूसरी चीज़ जो एस्टैब्लिश हो रही है वो ये कि काफ़ी सारे देश अब कॉन्ग्लोमरेट बनाएँगे, और उसमें अमेरिका माइनस और क्या होगा, वेस्ट माइनस हो जाएगा। जैसे यूरोप नहीं रहेगा, अमेरिका नहीं रहेगा। क्यों? इनको कनाडा भी चाहिए, इनको मेक्सिको भी चाहिए, फिर उनको लैटिन अमेरिका भी चाहिए, फिर उनको यूरोप भी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है कि आपको सब कुछ नहीं दिया जा सकता। फिर अगर रशियन ऑयल जो है चीज़ों को बैलेंस कर रहा तो उसको विरोध करेंगे, वेनेज़ुएलन ऑयल लेके आ रहा था तो उसका विरोध करेंगे, तो आपकी लालच की कीमत मैं नहीं चुकाऊँगा, बेसिकली दिस ये समय आ चुका है। नतीजा, जो देश छोटे-छोटे हैं, जैसे बेनिन एक बहुत छोटा-सा देश है, वो रेज़िस्ट नहीं कर सकता अमेरिकन इन्वेज़न को, तो वो क्या करेगा, एक वेस्ट अफ्रीकन टाइज़ में आ जाएगा। एंड वही नेटो वाली चीज़, एक पे अटैक, सब पे अटैक होगा। तो ये देश अब अपना क्या होगा, बाउंड्रीज़ डिसॉल्व होकर के बड़ी बाउंड्री बनेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के अटैक को एक छोटा देश नहीं सँभाल सकता, जिसका एरिया कम हो और जिसकी पॉपुलेशन कम हो। तो अब क्या होगा, वे अफ्रीका यूनिफ़ाई करेगा, और यही काम आप पीछे से कर रहे थे जो ग्लोबल साउथ का है। अब क्या है, अगर आप
ईरान से ट्रेड करेंगे, अब ईरान ने कोई गलती नहीं की और आपको मालूम है 56 इस्लामी देश है, उनके हिसाब से तो वैसे भी कोई गलती नहीं की है। बाकियों को भी समझ में आ रहा है ईरान से भाई ट्रेड पास हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया ईरान ने? न्यूक्लियर पावर के लिए आप उसको सजा दे रहे हैं जो अभी तक बनी नहीं। भविष्य में हो सकती है, इसके लिए आप उस देश को अभी से तबाह कर रहे हैं। ठीक? तो लॉजिक फिट नहीं बैठा। अब क्या है, ईरान से ट्रेड करने के लिए अगर ये भारत पे टैक्स लगाते हैं 25% का, तो फिर मज़ेदार चीज़ क्या होगी? भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। ये अन्याय हम पहुँचा ही देंगे, अब हमारी विदेश नीति ऐसी है। कि भाई हम तुम्हारे हिसाब से अपने देश की फॉरेन पॉलिसी या ट्रेडिंग पॉलिसी या रूट्स ये सब तो नहीं डिसाइड करेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा जब हमारे ऊपर आप टैक्स लगाएँगे तो विश्व में एक नई सर्ज जाएगी, एक नई वेव, एक नया मतलब एक एहसास जाएगा। वो एहसास क्या होगा कि जब ये भारत जैसे एक शांतिप्रिय देश को जो कहीं मेडल नहीं करता, उसको ये ऐसी सज़ा दे सकते हैं तो हमारी दुर्गति क्या करेंगे? ओके? राजनीति जैसी चल रही थी, पूरी बदलनी शुरू हो गई। अभी तक जो अमेरिका कहता था और करता था, देश उसको फ़ॉलो करते थे। अभी जो राजनीति का स्तर आ रहा है, अमेरिका जो कह रहा है, जो कर रहा है, देश उसका विरोध करेंगे। हो सकता है भविष्य में अमेरिका कोई हित की बात कहे, लेकिन तब तक मेंटालिटी ये बन चुकी होगी कि इनका विरोध तो करना है। अगर इसने मुँह खोला है, तो कुछ गलत ही बोलेगा। एंड डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेसफुली पूरे विश्व को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश के डीप स्टेट से आपके पास जो भी संदेश आएगा वो गलत ही आएगा। तो अगर आपको अपने राष्ट्रीय हित चाहिए, अपना जनतांत्रिक हित चाहिए तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। ठीक है? भारत की पोज़ीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ईरान जो कभी-कभी उम्मा के कारण कभी पाकिस्तान, कभी टर्की की तरफ थोड़ा-थोड़ा झुक रहा था, उसे भारत की तरफ आना पड़ेगा। तो अब क्या है, आप एशिया को साध रहे हैं। अभी आपने बहुत सारे ट्रम्प टैरिफ में कभी विश्व को साधा, कभी चीन को साधा, कभी इस तरह और चीज़ों को कंसोलिडेट किया, ग्लोबल साउथ को कंसोलिडेट किया, अपने ट्रेड रूट्स बढ़ाए, अपना एक्सपोर्ट दूसरी जगह डाइवर्सिफ़ाई किया। अब आप एशिया को साधने में लगेंगे कि जो ये ईरान में कर सकते हैं, ये वो ये कहीं भी कर सकते हैं। आप उनको ये बताने में लगेंगे कि मैंने आईमैक एक ट्रेड रूट अनाउंस किया मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड तुरंत जो है ये अटैक होने लग गए गाज़ा के ऊपर। क्यों? क्योंकि निकलेगा तो वो गाज़ा से। तो अब इसका अल्टरनेटिव आप इजिप्ट से लेकर के जाएँगे। तो चीज़ क्या है, तुमने दाल-दाल जगह-जगह हर्डल्स माइन्स बिछा के रखी हैं। हम एंटी माइन सिस्टम भी लेके आएँगे, उसको निकाल करके उसको डिफ्यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अपना रास्ता बनाएँगे। मैसेज क्या है? रेज़िस्टेंस। और रेज़िस्टेंस अब धीरे-धीरे हर चीज़ की तरफ आएगा, उनके कल्चर की तरफ आएगा, उनकी पॉलिसीज़ की तरफ आएगा, उनके रिलिजन की तरफ से आएगा, उनकी डॉक्ट्रिन्स की तरफ से आएगा। हर चीज़ जो अमेरिकन थी, जो पहले लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, लोग उसे अडॉप्ट करना चाहते थे, अब उसका हर चीज़ का विरोध होगा। और ये विरोध इतनी सुंदर तरीके से होगा कि अब पेनिट्रेशन अच्छा जब रिजेक्शन शुरू होता है ना, जैसे पेनिट्रेशन शुरू हुआ इनका हर जगह पर कि वो हमारे कल्चर में अपना कल्चर लेके पेनिट्रेट कर गए, वो हमारे पढ़ाई में अपनी एजुकेशन सिस्टम लेकर के आ गए, वो हमारे थिंकिंग में, हमारी बैंकिंग में, हमारे मैनेजमेंट में, हर जगह पॉलिसीज़ और थ्योरीज़ उनकी चलती थी। अब जब निकलेगी तो उसी तरीके से जैसे-जैसे आई थी ना वैसे-वैसे निकाली जाएगी। तो सनातन अब कोई भी चीज़ खाली तो रहती नहीं, वैक्यूम कहीं पे रहता नहीं। चाइना आप देख चुके हैं कोविड के दौरान तो कहीं न कहीं भले ही अभी इस समय आपको चाइना बहुत अच्छा लग रहा हो और चाइना बेस्ट रिप्लेसमेंट हो यूएस का, लेकिन एक विरोध है कि कोविड में भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। और भारत के लिए एक एक्सेप्टेंस है कि कोविड में जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, तो भारत साथ दे रहा था। तो एरा ऑफ सनातन है। ऐसे में मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि गेमिंग वर्ल्ड में आप रामायण, महाभारत ले जा सकते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा हमारे हनुमान जी दुनिया भर की गेमिंग को चला सकते हैं। आइडिया भी दे दिया। अब तरह-तरह के आप गेम बनाइए। हनुमान जी लंका कैसे गए? हनुमान जी जब
किष्किंधा में थे तब किस तरीके से करते थे। हनुमान जी जब सुग्रीव अलग हुए तो उन्होंने बाली यानी पावर को ना चुन करके निष्कासित राजकुमार सुग्रीव को कैसे चुना, ठीक है? सत्य का साथ कैसे देते हैं, सीता अन्वेषण कैसे हुआ, ओके। फिर आप बहुत सारी रामायण की कहानियों पे, महाभारत की कहानियों पे गेम बना सकते हैं। तो सनातन का वो पार्ट जो दुरूह था, वो खेलते-खेलते इंसान कब में समझ जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा। पहली चीज़, गेमिंग वर्ल्ड में हम चैंपियंस होंगे। हमारे पास कथाएँ इतनी सारी हमारी वेद पुराणों में, इनको थ्योरीज़ की ये ज़ॉम्बी टाइप की चीज़ें बनाते रहते हैं। अ, फ़िल कर गया है, इनके पास आइडियाज़ की बहुत कमी है और अभी हमने अपने शास्त्रों की ओर देखा नहीं है। हमारे पास तो इतने आइडियाज़ हैं। आप मॉर्टल वर्ल्ड्स के गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, इमॉर्टल वर्ल्ड के आप बना सकते हैं। चिरंजीवी हमारे यहाँ हैं। अगर आप उसमें जाएँ, क्या कहते हैं, महाभारत में तो रोहिणी जो है ब्रह्मा जी के पास गई थी और उसके बाद सतयुग में गई थी और त्रेता में वापस आई। तो जो इस तरीके के टाइम टाइम ट्रैवल के और इसमें जो है सती इन उनकी रति की भी कथा है, अनंग किस तरीके से उनका पुनर्जन्म हुआ। तो इतने सारे आइडियाज़ हैं कि अगर आप उन पे गेम्स बनाएँ, उनके ऊपर आप साइंटिफिक रिसर्च करें, तो आपको पता लगेगा जिसको एक कहानी की तरह लिख दिया गया था क्योंकि कभी नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है, कभी कोई जल रहा है, सारे गुरुकुल, सारे विश्वविद्यालय तो जला दिए। उसके बाद जो प्रकाशन होते थे यानी जो पब्लिकेशंस होते थे उनको जो है आपने कभी इनकम टैक्स की रेड मारी, कभी वहाँ पर इंक नहीं दिया, कभी पेपर नहीं दिया करके जो हिंदी साहित्य के थे सारी चीज़ें आप खत्म कर चुके हैं। अब आपको इसको पढ़ने के लिए आर्काइव्स यानी लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ेगा। मोदी जी उन्हीं पन्नों को धूल-झाड़ करके सबके समक्ष ला रहे हैं, इसके ऊपर कथा बनाओ, कहानी बनाओ, वीडियो बनाओ, स्टोरीज़ बनाओ। वैसे नहीं जैसे एकता कपूर बनाती है, प्लीज़ शुद्ध रूप में बनाओ। उसके ऊपर जो है गेम्स बनाओ, उसके ऊपर जो है कॉलेजेस में नाटक करो। लोग कहते हैं कहाँ सनातन को उन्होंने एक फ़ीवर, एक फ़ैशन बनाना है। हमें नहीं समझाना है, हमारे बच्चों को बताना है। उनका एकीकरण करना है, ताकि वो जो सनातनी वैल्यूज़ आपको स्टोरीज़ बना के बताया गया कि एक ज़मींदार था, वो लड़कियाँ उठा लेता था, वो अत्याचार करता था और वो जो है गाँव के लिए बहुत बुरा था। जब गाँव वालों ने ज़मींदार को ख़त्म कर दिया, तो जाके गाँव में खुशहाली आई। ऐसी मूवीज़ हमने बहुत देखी हैं। ये नहीं बताया, ये जो ज़मींदार था, इसके जो लोग थे, वो गाँव की रक्षा करते थे जब कोई बाहर से आक्रमण करता था। किसी एक ने गलती कर दी होगी, कोई नहीं कहता कि सब सही हैं। लेकिन ये भी तो गलत है कि आप इस तरह की मूवीज़ बनाएँ, इस तरह की एक प्रचार कर दें कि सब गलत हैं। सब सही नहीं थे, सब गलत भी नहीं थे, ठीक है? तो जो ये कहते हैं ना कि एक जनरलाइज़ेशन कर दिया, एक ब्लैक पेंट कर दिया, तो वो हर समय में एक हिंदू धर्म में सनातन में एक रिज़रेक्शन होता है, एक जागृति, पुनर्चेतना आती है, जिसमें आप स्टडी करते हैं, इसमें से जो खराब था, सार-सार सब गही रहे, थोथा देहि उड़ाए, कि जो अच्छा था वो आप रख लेते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। और एक बात मतलब किसी चीज़ को आप ब्लाइंड फोल्डेडली रिजेक्ट करना भी तो मूर्खता है। तो आप इसको स्टडी करके, इसके ऊपर विचार करके और इसमें जो अच्छा है उसको रख लीजिए और जो नहीं अच्छा है उसको निकाल दीजिए। ये सनातन की सभ्यता और एक प्रश्न करने की स्वतंत्रता, उसमें से कुछ रखने की, कुछ हटा देने की अनुमति, स्वतंत्रता, इच्छा ये कह लीजिए समयोचित व्यवहार, ये हमारे यहाँ है। और हम इसी तरीके से विश्व में वो जगह जो अमेरिका खाली करता जा रहा है, उसको बहुत सहजता से, सरलता से अपना करके वहाँ पर स्थापित हो जाएँगे। तो मोदी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया। प्रत्यक्ष रूप से ब्रिक्स जब एक्सरसाइज़ कर रहा था, तो मोदी वहाँ नहीं थे। अप्रत्यक्ष रूप से एक क्रांति लाने की वो तैयारी कर एंड सॉफ्ट पावर
सौम्य शक्ति सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये आचार विचार व्यवहार रहन सहन सब बदल देती है और इसका परिणाम होता है कि आप बिना एक तीर चलाए बिना गोली चलाए दिल जीत करके दुनिया जीत लेते हैं। मोदी इसी विश्व विजय के अभियान में लगे हैं। वो ऊपर से कुछ करते नहीं दिखाई दे, जैसे एक बतख होती है ना, पानी के ऊपर लगता है कि वो स्थिर है और पानी के नीचे वो बहुत तेजी से पैडलिंग कर रही होती है। तो ऊपर से भारत तटस्थ है और अंदर से वो अपनी सौम्य शक्ति को विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। परिणाम बहुत गहरा और बहुत अच्छा आता है। हालांकि जैसे बांस का पेड़ होता है ना, पहले 5 साल तक कुछ पता नहीं लगता, फिर एकदम से बांस निकलता और बहुत तेजी से बढ़ता है। ये वही पॉलिसी है। आपको नींव बनाने में टाइम लग रहा है, आप कह सकते हैं ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, पर विश्वास कीजिए जब ये बांस का पेड़ निकलेगा ना, बहुत तेजी से बढ़ेगा, जंगल बनेगा और हम हर जगह पर दिखाई देंगे। भारत ट्रंप की मदद से अमेरिका में और विश्व में ये जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति है, इसको रिप्लेस कर रहा है। साथ ही ये लड़ाई चप्पे-चप्पे पे आ रही है। कल वो एक मादुरो को उठा के ले गए हैं। आज आपके किसी जैसे होता था ना पहले कि ब्राह्मण के सर पहले कटते थे। क्यों कटते थे? क्योंकि वो सबका दिमाग रिट्यून कर देता था। इसलिए ब्राह्मणों से ये वो चिढ़ते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ब्लैक पेंट किया। क्षत्रिय का बेटा जाकर के आपकी रक्षा के लिए प्राणाहुति देता था, लड़ता था, जीत जाता था, तो गाँव की रक्षा हो जाती थी। इसलिए उन्होंने उच्च वर्ग को बना दिया। इस युद्ध के लिए पैसे कौन देता था? वो व्यापारी वर्ग देता था, जिसे आप बनिया कहते हैं। और बिना लक्ष्मी जी के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है? तो उसको सवर्ण वर्सेस द्रविड़ कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो भी इन्होंने बना दिया। ये इसीलिए बनाया था। अब धीरे-धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब हम ऊपर आ रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है हमारे उसमें सभ्यता संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ थी ही नहीं, सिर्फ़ इन्होंने बताई थी और हमने आँख बंद करके मान ली थी। उस सभ्यता संस्कृति को पढ़ने के लिए मोदी कह रहे हैं और सिर्फ़ पढ़ने के लिए आपको भारत में नहीं, विदेशों में भी कह रहे हैं, क्योंकि यही सनातन नैसर्गिक चीज़ जो है, हर जगह, हर व्यवहार को अ, उसके बेस तक लाती हुई दिखती है। उसको एक कहावत है ना, बी द बेटर सेल्फ ऑफ योर यू। तो वही चीज़ सनातन में है और ये वैश्विक रूप कब धारण करेगी ये देखना है, पर मेहनत चालू है। तो जो हमारी एक प्रभात फेरी की परंपरा थी, देखिएगा वो भी वापस आएगी, जिसमें लोग घंटी और अग्नि और अजवाइन वगैरह की धुनी देते हुए गाँव, शहर, मोहल्ले में निकलते थे। रेकी होती थी इससे, सुरक्षा होती थी, सबको मालूम था क्राइम करके ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँगे, क्योंकि ये समय हो रहा है, ये काल हो रहा है, ये फेरियाँ हैं, यहाँ पर जो है ये सब अपने एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे और मैसेजेस का आदान-प्रदान करेंगे। सभी चीज़ों को जहाँ जितना हो सके शुरू कीजिए और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर अग्निवीर बने या इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएँ, तो विश्व सुरक्षित होगा। वेनेज़ुएला अपने लोगों को दे रहा था, अफ्रीका में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, एशियन काफ़ी सारे देशों में ये शुरू हो गई हैं। भारत भी इसको अपना ले तो हमारी देखिए, जब ये मालूम है सेना रेज़िस्ट करेगी, पुलिस रेज़िस्ट करेगी और जन-जन रेज़िस्ट करेगा। पहले ही आर्मी अटैक करने के लिए कितनी आती है? 20, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख, ठीक? यहाँ तो करोड़ों हैं। तो वो अपने रोबोटिक म्यूल्स हों या उनके अपाचेज़ हों या कुछ भी हो, वो रेज़िस्ट करेंगे आना। फिर हम अपनी टेक डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे आकाश में हो, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, चाहे धरती पे हो या पानी के अंदर। हम हर जगह उन्हें रेसिस्ट करेंगे, ये चीज़ हमें उन्हें बतानी ज़रूरी है। सो आई थिंक सो वन्स अगेन आई विल से जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी कॉलेजेस हैं, इनको इंटीग्रेट भारत सरकार करे
ताकि हर जगह के हीरे आपको कुछ दे के जाएँ। एटलीस्ट इनमें एक भावना तो हो को कि हमें भारत के अभ्युत्थान में अपना योगदान देना है। ये सिर्फ़ आईआईटीज़ तक सीमित ना रहे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सनातन और जियोपॉलिटिक्स एक ही हैं। ये संदेश हम बार-बार लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।